हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। तो अपने पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर। तो अपने जो आज करने जा रहे हैं वो आपका स्कोरिंग टॉपिक है, जिसे लिटरेरी टर्म्स के नाम से जाना जाता है। लिटरेरी टर्म्स, ठीक है। लिटरेरी यानी कि लिटरेचर से संबंधित टर्म्स, यानी कि जो उनको नाम दिए जाते हैं, टर्म नाम दिया जाता है, ठीक है। भी आपको कुछ अलग चीज दिखाई दी, आपने उसको नाम दे दिया, टर्म दे दी, ठीक है, कॉइन कर दी टर्म। तो अलग अलग जेनर्स को जो टर्म्स दी जाती हैं उन्हें लिटरेरी टर्म्स कहा जाता है। आपके सिलेबस में प्यारे बच्चों 6 लिटरेरी टर्म्स दी गई है। कितनी? 6 लिटरेरी टर्म्स दी गई है। जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी वो आपको पूछी जाएंगी 4। आपको अटेम्प्ट कितनी करनी है? उनमें से 2। पर लिटरेरी टर्म यू हैव टू राइट 50 वर्ड्स। लिमिट इज 50 वर्ड्स। 50 शब्दों में, लगभग 50 शब्दों में आपको उस लिटरेरी टर्म को एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बताना है। तो एवरी लिटरेरी टर्म्स कैरीज 3 मार्क्स। सो 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो लिटरेरी मार्क्स जो आपका लिटरेरी टर्म्स टॉपिक है वो बेटा वो कितने मार्क्स कैरी करता है? 6 मार्क्स कैरी करता है। 100 वर्ड्स लिखने हैं, 6 मार्क्स है। यानी कि अपने को 6 लिटरेरी टर्म्स दी गई हैं। तो आनी कितनी है बेटा? 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 4 आनी है। तो वो 4 कोई भी हो सकती हैं। मान लो ये 4, मान लो ये 4, मान लो ये 4, ठीक है। यही पैटर्न रहेगा और 4 का कोई पैटर्न हो सकता है। यस, ये हो सकता है, ठीक है। कोई और भी आपको पैटर्न लगे तो देख लेना, ठीक है। मान लो ये 2 आ सकते हैं, कोई भी आ सकती है, समझ रहे हैं। कोई भी 4 आ सकती हैं। लिखनी कितनी है बेटा? 2 लिखनी है। तो ऐसा हो सकता है कि अपने सिर्फ ये 4 कर लें, पहली 4 को तैयार कर लें, तो चाहे कोई भी 4 आ जाए, चाहे ये 2 आ जाए, ये दो, चाहे ये 4, यानी कि 6 में से 4 की प्रिपरेशन अगर कर लेंगे तो जो पेपर में आएंगी उनमें से 2 तो हमको आती ही होंगी और अपने 6 मार्क्स क्या हो गए? यानी कि 6 की 6 करने की जरूरत नहीं है, 4 कर लें। वैसे तो मैं आपको 6 की 6 कराऊंगा, मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप 4 पर अच्छे से ध्यान देते हैं, अगर सिर्फ पेपर के लिए जाना है, अगर इंफॉर्मेशन के लिए जाना है, तो बेटा चाहे 6 से ज्यादा कितने भी पढ़ो, और मैं सलाह यही दूंगा कि आप ज्यादा पढ़ो, ठीक है। 6 की 6 करेंगे। इन केस वो जो प्यारे बच्चे हैं जो मुश्किल से 33 नंबर पर पहुंचते हैं, उनकी मदद कर रहा हूं मैं, जस्ट ये कहकर, ठीक है। तो लिटरेरी टर्म्स बेटा अपने डिस्कस करेंगे। 6 नंबर तैयार हो जाएंगे आपके सिर्फ इसी लेक्चर में प्यारे बच्चे, ठीक है जी। लिटरेरी टर्म्स, तो लिटरेरी टर्म्स, किसी भी लिटरेचर के टाइप को एक नाम दे दिया जाता है, उसे लिटरेरी टर्म या लिटरेरी से रिलेटेड कुछ भी, तो लिटरेरी टर्म कहलाता है। अपने जो पहली लिटरेरी टर्म है जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा इंप्रेशनिज्म। क्या है? इंप्रेशनिज्म। इसकी शुरुआत बेटा हुई 1860 में, 1860 में। किसने की? क्लॉड मोनेट। क्लॉड मोनेट नाम के आदमी ने इंप्रेशनिज्म टर्म कॉइन की, यानी उसने नाम रखा कि इसे इंप्रेशनिज्म कहते हैं। इंप्रेशनिज्म शुरू कैसे हुआ? पेरिस के कुछ आर्टिस्ट का ग्रुप था, आर्टिस्ट यानी कि कलाकार, पेरिस के कुछ आर्टिस्ट का ग्रुप था जो पेंटिंग्स करते थे। क्या करते थे बेटा? पेंटिंग्स। पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट,
वो पेंटिंग करते थे। कैसी पेंटिंग करते थे बेटा? आउटडोर पेंटिंग्स। ये जो चीजें लिख रहा हूं इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये आप उसमें लिख देंगे पेपर में अपनी लाइनें बनाकर, तो आपके 3 नंबर पक्के एक लिटरेरी टर्म के, ठीक है। पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट थे बेटा, आउटडोर पेंटिंग करते थे, रियल लाइफ पेंटिंग करते थे, लैंडस्केप पेंटिंग करते थे, ठीक है, कुछ भी कह लो। वो बाद में ऑन द स्पॉट पेंटिंग करने लग गए। क्या करने लग गए? ऑन द स्पॉट पेंटिंग। पहले क्या होता था, अभी पेंटर होते थे, वो किसी आदमी की तस्वीर निकालते थे, किसी रूम का जो वातावरण है उसकी तस्वीर निकालते थे, किसी का चेहरा बना देते थे, कोई घटना बना देते थे। ये पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट थे, इन्होंने कुछ नया शुरू किया कि आउटडोर, बाहर बैठे हैं, पहाड़ दिख रहा है, बाहर गमला पड़ा है, बाहर कुछ जानवर है, तो उसकी पेंटिंग बना दी। रियल लाइफ जो सच में हो रहा है, इमेजिनेशन है जो सच में हो रहा है, उसकी पेंटिंग बना दी। लैंडस्केप यानी कि बाहर जो घास दिख रही है, बाहर पहाड़ दिख रहे हैं, बाहर जो पेड़ पौधे लगे दिख रहे हैं, उनकी पेंटिंग बना दी ऑन द स्पॉट। पहले पेंटर क्या करते थे, उनका एक स्टूडियो हुआ करता था, अपने एक रूम में सेट लगा है, बहुत बड़ी वो लगी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है जिस पर वो पेज लगा हुआ है जिस पर पेंटिंग करते हैं, कलर पड़ा है, वो लाइटें वगैरह लगी हुई, उनका अपना सारा सामान है, माहौल है अंदर, पूरा पेंटिंग का स्टूडियो बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पेरिस बेस्ड थे, इन्होंने एक नया काम शुरू किया। ये क्या करने लग गए बेटा? ऑन द स्पॉट पेंटिंग। जा रहे हैं, किसी पहाड़ से गुजर रहे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं, तो सनसेट हो रहा है, तो भाई साहब को अच्छा लगा चीज, तो उतारने बैठ गए, उसकी पेंटिंग बनाने लगे। तो लोगों ने, ये ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट थे, या वो कह लो कंजर्वेटिव जो लोग थे, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज एंड कंजर्वेटिव कम्युनिटीज, जो पुराने जमाने के आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? इनको अपोज किया बेटा, यानी कि इनका विरोध किया, क्रिटिसिज्म किया। क्या किया बेटा? क्रिटिसिज्म किया। किनका? इन पेरिस वालों, जो आर्टिस्ट थे। तो ये आउटडोर पेंटिंग करते थे, रियल लाइफ चीजों को एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। तो इसी से क्या हुआ, एक नया पैटर्न निकला। क्या निकला? एक नया पैटर्न निकला कि रियल लाइफ सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने लग जाए, किसी बंदे की मेंटल लाइफ को एक्सप्लेन करने लग जाए। तो पेंटिंग से एक लिटरेचर टाइप निकला, पेंटिंग के टाइप से एक लिटरेचर टाइप निकला, क्योंकि रियल लाइफ को वो सोचते, क्यों ना रियल लाइफ को लिखा जाए, किसी आदमी की मेंटल स्टेट को पहले पेंटिंग में बताया जाता था भी वो क्या सोच रहा है, फिर उन्होंने उसको लिटरेचर का रूप धारण कर दिया, भी इसको लिख ही देते हैं। तो इस तरह क्या चीज वजूद में आई, इससे इंप्रेशनिज्म एक लिटरेचर के तौर पर वजूद में आया। पेंटिंग्स का टाइप था वो क्लॉड मोनेट ने शुरू किया था, उसका क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने किया, बिकॉज वो आउटडोर पेंटिंग करते थे, रियल लाइफ लैंडस्केप, ऑन द स्पॉट पेंटिंग। ये पेंटिंग टाइप आर्ट धीरे धीरे लिटरेचर का रूप धारण कर गई। तो इसके जो फेमस राइटर्स हुए हैं वो हुए हैं बेटा D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, और आपने जिनकी स्टोरी पढ़ी है, आपके सिलेबस में जिनकी स्टोरी है बेटा, जोसेफ कॉनराड। इनका जो स्टोरी है, नॉवल है टुमारो, वो भी इंप्रेशनिज्म पे बेस्ड है। वो मेंटल स्टेट किसी आदमी की को उसने लिटरेचर रूप में एक्सप्लेन किया गया कि मेंटल स्टेट क्या है। वो पेंटिंग से धीरे धीरे लिटरेचर टाइप बन गया। तो वो जोसेफ कॉनराड की टुमारो भी इंप्रेशनिज्म का ही पार्ट है। तो इंप्रेशनिज्म के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है, तो आप 50 वर्ड्स आसानी से लिख सकते हैं। टुमारो का आप एग्जांपल देना चाहें तो बेटा दे सकते हैं, ठीक है। तो इंप्रेशनिज्म स्टार्टेड इन 1860 एंड इट वाज स्टार्टेड बाय, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय क्लॉड मोनेट
Some Paris-based artists started a new genre of painting and a new type of painting: outdoor paintings, real life paintings, landscapes, sceneries, on the spot paintings. And later this painting type converted into a literature genre, and their famous writers were D.H. Lawrence, Joseph Conrad, Virginia Woolf. As Tomorrow is also a story based on Impressionism literature type, which state a mental health of a person. तो इसमें इतने में बेटा 50 वर्ड्स हो जाते हैं, तो इतने में आपके जो 3 मार्क्स हैं वो क्या हो गए, डन हो गए। 3 मार्क्स आपके क्लियर। तो इसे कहते हैं बेटा इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म तो आपकी एक लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट। ठीक है, दोबारा देख लो। इम्प्रेशनिज्म 1860, क्लॉड मोनेट पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट थे, इस तरह की पेंटिंग्स करते थे। उनका विरोध हुआ, किन्होंने किया बेटा, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज थी आर्टिस्ट्स की, कलाकारों की जो पुरानी कम्युनिटी थी, उनके ग्रुप बने हुए थे, गैंग थे, यानी कि गैंग कह लो, यानी कि जो नई चीज का विरोध करते हैं, उन्होंने विरोध किया। लेकिन फिर भी बड़े बड़े राइटर निकले, डीएच लॉरेंस, जोसेफ कॉनरैड, वर्जीनिया वुल्फ। टुमारो एक इसका फेमस एग्जांपल है। ये हो गया इंप्रेशनिज्म। ठीक है जी, इसको उतार लेना बेटा। तो इसको मैंने भी वर्डिंग इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। आप थोड़ा अपनी वर्डिंग से, आप अपनी बुक से, आप अपनी जो भी कहीं से भी आपको नोट्स मिले, तो आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, तो उसकी हेल्प आप बेटा ले सकते हैं। मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है पीडीएफ में कुछ चीज़ें मिस भी हो सकती हैं, तो आप यहाँ से जो मिस वहाँ होगा वो यहाँ लिखा होगा। ठीक है, तो जो यहाँ मिस होगा वो वहाँ लिखा होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों चीज़ों को मैच कर लेना। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखा करो, वो जो छोटी छोटी चीज़ें बताता रहता हूँ वो लिखते रहा करो बेटा। ठीक है, वो अमूल्य नोट्स हैं, अमूल्य शब्द हैं, कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब बेटा चलते हैं मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल पोइट्री, तो बेटा ये 2 शब्दों से बना है। मेटाफिजिकल 2 शब्दों से बना है, मेटा और फिजिकल। फिजिकल क्या होता है? शरीर से संबंधित, किसी भी चीज से संबंधित फिजिकल होता है बेटा। मेटा का मतलब जो होता है, मेटा कहता है बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी कि परे। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस से परे, फिजिकल अपीयरेंस से दूर, या फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल चीजों से हटकर जो किया जाता है बेटा, उसे क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल। यानी कि आर्टिस्ट थे, वो लिखना शुरू हो गए थे 19th सेंचुरी में इसके बारे में, मेटाफिजिकल के बारे में। यानी कि कई राइटर्स ने अपनी पोइट्रीज लिखी, बातें की, उनको खुद नहीं पता था कि हम डिफरेंट तरह की पोइट्री लिखने लगे हैं। वो मेटाफिजिकल लिखने लगे थे, यानी कि शरीर से परे, यानी कि प्यार के बारे में, आत्मा के बारे में, भगवान और इंसान के रूहानी डिवाइन लव के बारे में, तो जो भी फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में लिखा जाने लग गया था। तो जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, लव होता है, डिविनिटी होती है, जो भी बेटा वो फिजिकल अपीयरेंस से परे है, इज अ मेंटल स्टेट। तो दिमाग से भी परे है, मन की अवस्था कह लो, कुछ भी प्यार, रूहानी डिवाइन चीजों के बारे में लिखा जाने लग गया। तो वो लिख रहे थे राइटर्स, उनको पता नहीं था कि वो क्या लिख रहे हैं, वो अलग नई तरह की पोइट्री लिख रहे हैं, उनको भी नहीं पता है। यानी कि अभी तक ये नहीं लिखी गई थी और ये एक अलग टाइप की है, उनको नहीं पता था। तो कुछ खास जो राइटर्स थे, जैसे कि फेमस जो राइटर थे मेटाफिजिकल के, वो हैं बेटा जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, एडम कॉले,
तो ये बेटा अपने टाइम के क्या थे, फेमस राइटर्स थे। किस टाइप की पोइट्री के, मेटाफिजिकल पोइट्री के। किसके, मेटाफिजिकल पोइट्री, फिजिकल के बियॉन्ड, ये सारे वो लिखते थे। ठीक है, इनको खुद को नहीं पता था कि हम एक अलग तरह की पोइट्री लिख रहे हैं। तो इन सब से जल रहा था एक आदमी, उन्होंने इन सब की बेइज्जती करने के लिए ये टर्म को कॉइन कर दिया कि मेटाफिजिकल, इसका कोई रियल लाइफ से रिलेशन ही नहीं है, तो ऐसी बातें लिख रहे हैं जिसका रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। तो उन्होंने इनकी बेइज्जती या क्रिटिसिज्म के लिए उसे नाम दे दिया मेटाफिजिकल पोइट्री। उस आदमी का नाम था, जल रहा था भाई साहब, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल खुद भी अच्छा राइटर था, लेकिन इनसे जलकर उसने नाम दिया था, सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल का नाम रखा। जो फिजिकल से बियॉन्ड है ये लिख रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता था दिस इज अ डिफरेंट जेनर ऑफ लिटरेचर। आफ्टर दैट सैमुअल जॉनसन, ये शायद मर भी गए, उनको बाद में पता चला कि ये कुछ लिख गए वो। ठीक है, और भी फेमस इसके राइटर थे, जैसे कि अब्राहम कॉले था, रिचर्ड क्रॉशा, ठीक है। तो ये फेमस राइटर्स थे बेटा मेटाफिजिकल के। तो बाद में ये टर्म धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। तो एक आदमी आया जिसका नाम था टी.एस. इलियट। 19th सेंचुरी में एक आदमी आया टी.एस. इलियट। उसने क्या किया, इस टर्म को बेटा रिवाइव किया, इस टर्म को रिवाइव किया, मेटाफिजिकल को। तो मेटाफिजिकल होता है बियॉन्ड द फिजिकल अपीयरेंस, अबाउट लव, अबाउट डिविनिटी, अबाउट इमोशंस, अबाउट फीलिंग्स। तो ये सब उसमें लिखते थे, उसे मेटाफिजिकल कहा गया। सैमुअल जॉनसन ने टर्म दी, टी.एस. इलियट ने रिवाइव किया, क्रॉशा, काउले, मार्वेल, डन इसके फेमस राइटर्स थे। तो इसकी जो फेमस यानी कि इस आर्ट जेनर की जो फेमस राइटिंग्स हैं वो हैं, यानी कि राइटिंग्स जो इसमें रचनाएं हैं बेटा, अ वेल डिक्शन, द फ्ली, ये इसकी क्या है बेटा फेमस राइटिंग है। एक और थी टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, ये कॉले की फेमस राइटिंग थी। तो ये होगा मेटाफिजिकल। तो मेटाफिजिकल के बारे में आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो आप मेटाफिजिकल को डिफाइन करेंगे कि मेटाफिजिकल मींस बियॉन्ड द फिजिकल अपीयरेंस एंड दिस राइटिंग जेनर वाज अबाउट लव, इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड डिविनिटी। जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, तो ये सारे इसके फेमस राइटर थे। तो इनके क्रिटिसिज्म के लिए सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म को नाम दिया। इन 19th सेंचुरी टी.एस. इलियट्स ने इस टर्म को रिवाइव किया। इसकी फेमस राइटिंग्स हैं अ वेल डिक्शन, द फ्ली, द कॉय मिस्ट्रेस। तो ये आपका मेटाफिजिकल के बारे में डिस्कशन हो गया। तो इसके 3 नंबर आपके अगर ये आती है तो ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है बेटा एंग्लो इंडियन लिटरेचर। जैसे आपके सामने है, इंडियन का मतलब तो क्लियर है, इंडियन मींस इंडियन। तो जो बेटा एंग्लो होता है, एंग्लो रिलेटेड होता है ब्रिटिश। ये टर्म्स तब रिवाइव हुई जब ब्रिटेन वाले यानी कि अंग्रेज लोगों ने हम पर राज किया, दे रूल्ड ओवर अस। ओके, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, लिटरेचर का वो टाइप जिसमें ब्रिटिश एंड इंडियन मिक्स था। तो लेकिन कैसे मिक्स था? एंग्लो इंडियन लिटरेचर वो लिटरेचर है यानी कि जो ब्रिटिश लोग, इंग्लिश राइटर्स इंडियन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड थे और उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, इंडिया से रिलेटेड लिखा या इंडिया में रहते हुए लिखा। ठीक है, इंडिया के बारे में, इंडिया से इन्फ्लुएंस होकर या इंडिया में रहते हुए लिखा। इससे कोई भी संबंधित लिटरेचर है तो वो बेटा इसी कैटेगरी में आता है, किसमें? एंग्लो इंडियन
लिटरेचर, इंडिया के बारे में, इंडिया में रह के तो इंडिया की किसी भी चीज के बारे में, इंडियन कल्चर से प्रभावित होकर इंडियन रिलीजन के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में कुछ भी लिखा जाता है कि यहाँ कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे हैं, कैसा बिहेव करते हैं, तो वो बेटा एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहलाता था। तो एक आदमी था E.F. कॉटन, वो इसके बारे में कहता है, किसके बारे में, एंग्लो इंडियन लिटरेचर के बारे में भी। इसकी खासियत क्या है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर में एवर प्रेजेंट एक्साइल है, एवर प्रेजेंट एक्साइल यानी कि अमृत से भरा हुआ है। इसमें क्या मिलता है, एशियाटिक रिलीजन्स में इंटरेस्ट मिलता है, एशियाटिक रिलीजन्स, इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन, एशियाटिक रिलीजन्स में बेटा क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये बताता है ईस्ट एंड वेस्ट का कॉम्बिनेशन है। ये क्या करता है, ऑफिशियल लाइफ बताता है, लाइफ एंड सीनरी ऑफ इंडियंस। तो ये चीजें बताता है एंग्लो इंडियन लिटरेचर। It is written by the British people who lived in India or written about India, that is Anglo-Indian literature. E.F. Cotton says about Anglo-Indian literature that its ever-present exile, Asiatic interest in Asiatic religions, a combination of best combination of East and West. It explain about official life and scenery of Indian area, or you can say Asia. तो इसमें एक आदमी था जिसका नाम था बेटा रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। तो उसे क्या था, उसे बेटा इसमें नोबेल प्राइज मिला था। He lived 1860 to 1935। उसे एंग्लो इंडियन लिटरेचर में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और 1860 से 1935 तक वो जिया। और एंग्लो इंडियन लिटरेचर कब खत्म हुआ बेटा, 1947। 20th सेंचुरी इसकी गोल्डन एरा थी, 20th सेंचुरी इसकी गोल्डन एरा थी। 1947 में एंग्लो इंडियन लिटरेचर खत्म हो गया लगभग, बिकॉज इंडिया आजाद हो गया और जो ब्रिटिशर्स थे वो वापस अपनी कंट्री चले गए थे। तो था ही वो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रहकर या इंडिया के बारे में लिखते हैं, वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर था। जब वो चले गए तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एंग्लो इंडियन लिटरेचर। तो इसका एक ऑपोजिट है जिसे इंडो एंग्लियन लिटरेचर भी कहा जाता है। इंडो एंग्लियन लिटरेचर, लोग कई बार मिक्स कर जाते हैं, बच्चे आप भी करते हैं कि इंडो एंग्लियन और एंग्लो इंडियन एक ही चीज है, जिसमें बेटा एंग्लो पहले आता है। उसका सेंस है कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए या इंडिया के बारे में लिखा। इंडो एंग्लियन का मतलब है जो ब्रिटिश इंडियंस, जो इंडियंस किसमें लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। जो लिटरेचर इंग्लिश में लिखा जाता है लेकिन लिखा इंडियंस के द्वारा जाता है, वो इंडो एंग्लियन लिटरेचर कहलाता है। इस टर्म को हमेशा कंफ्यूज किया जाता है एंग्लो इंडियन के साथ, लेकिन इट्स ऑपोजिट टू एंग्लो इंडियन। इंडियंस के द्वारा इंग्लिश में रहकर जो लिटरेचर लिखा जाता है वो इंडो एंग्लियन कहलाता है। हो सकता है वो राइटर्स इंडिया में ही रहते हो सकता है वो राइटर्स फॉरेन में भी रहते हो, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन वो नेटिव इंडियंस होंगे और लिख इंग्लिश में रहे होंगे। उनके जैसे नाम है A.K. रामानुजन, राजा राव, गिरनीश कर्नाड, सलमान रशीदी, झुम्पा लहरी,
ये बहुत तगड़े राइटर्स हैं बेटा इंडो एंग्लियन लिटरेचर के। तो आजकल जो आप जिसको जानते हैं शशि थरूर, उनको भी इंडो एंग्लियन लिटरेचर से रिलेटेड कहा जाता है, लेकिन आजकल विवाद चल रहा है भी अभी इसको इंडो एंग्लियन ही क्यों कहा जाता है, बिकॉज इंग्लिश नाउ इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इसको इंडो एंग्लियन को अब इंडो एंग्लियन से हटाकर थोड़ा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर या कह लो सीधा इंडियन लिटरेचर भी कहने लग गए हैं, उसको इंग्लिश से थोड़ा सा अलग करने लग गए हैं। वो कहते हैं फिर क्या हुआ, अभी लैंग्वेज अलग है लेकिन लिटरेचर तो हमारा है ना। इंडो एंग्लियन में लिखा सिर्फ इंग्लिश में जाता है, लेकिन जो उसमें जो कंटेंट होता है वो बेटा सारा इंडियंस होता है, यानी कि इंडियन सोसाइटी इंडियन कल्चर से ही इन्फ्लुएंस्ड रहता है। जो डेली लाइफ रूटीन है यहाँ के लोगों की, वो गरीब है अमीर है, यहाँ की सोसाइटी कैसे चलती है, उस सोसाइटी को एक्सप्लेन करते हुए ही इंडो एंग्लियन लिटरेचर लिखा जाता है। चाहे एंग्लो इंडियन है चाहे इंडो एंग्लियन है, इन्फ्लुएंस्ड हमेशा इंडियन सोसाइटी से ही रहेगा। तो अपने 4 लिटरेरी टर्म्स कर चुके हैं बेटा, इंप्रेशनिज्म, मेटाफिजिकल, एंग्लो इंडियन एंड इंडो एंग्लियन। तो आप इस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखेंगे, इन चीजों को लिखेंगे, 50 वर्ड्स का डाटा तैयार करेंगे, मटेरियल तैयार करेंगे और आपके 6 नंबर पक्के। दैट्स एंड फॉर दिस वीडियो।